स्वतंत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ प्रोग्राम जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुलकर। और आज का ये प्रोग्राम बड़ा एक संजीदा विषय पर हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं। थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट भी है, मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं, फिर मैं आपको आज का विषय जो है वो बताऊंगा। आपके प्रदीप सिंह सर रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत सर। और दो खास बहुत सीनियर मेहमान हमारे साथ हैं, जस्टिस डॉक्टर सतीश चंद्रा, फॉर्मर जज इलाहाबाद हाई कोर्ट। सर बहुत स्वागत आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। और रिटायर्ड जज पीके सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। आप देख रहे हैं कि एक विषय हमारे यहाँ चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही सर की इंस्टीट्यूशन के ही एक जज हैं, और वो जो जज साहब हैं जस्टिस शेखर यादव, उन्होंने एक फंक्शन में, जो विश्व हिंदू परिषद का फंक्शन था, उस कार्यक्रम में कुछ बातें कही। उनकी बातों को लेकर के बहुत सारे नेता विपक्ष के नाराज हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उनके खिलाफ महाभियोग भी, इंपीचमेंट मोशन भी सबमिट कर चुके हैं। इंपीचमेंट मोशन मतलब उनको उनके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। अब देखें इसमें कोर्ट आगे क्या रुख लेता है। लेकिन विवाद यह है कि एक जज को क्या ऐसी बातें कहनी चाहिए, एक बात। हम दूसरा विषय कह रहे हैं, क्या एक जज को नेता जज कर सकते हैं, सिटिंग जज को? ऐसे तो चंद्रचूड़ साहब मुख्य न्यायाधीश अभी चीफ सुप्रीम कोर्ट के, अभी वो रिटायर हुए, उनको तो बहुत लोग सुना रहे हैं किसी ना किसी विषय पर। कोई राम मंदिर की बात पर उनको बुरा भला कह रहा है जजमेंट को लेकर के। उन्होंने कहा था कि उसके फैसला देने से पहले मैंने ईश्वर से कहा कि भाई मुझे गाइडेंस चाहिए। उसको लेकर के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। मोदी जी को उन्होंने गणपति के कार्यक्रम में घर पे बुला लिया था, उसको लेकर के विवाद किया जा रहा है। सब बातें हो रही है, लेकिन वो रिटायर्ड है। हम बात कर रहे हैं एक सिटिंग जज की, सीनियर जज, एक जस्टिस की, और नेता लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर। अब उन्होंने जो बातें कही थी उस कार्यक्रम में, बहुत सारी विषय हैं, उनको यहां पूरा दोहराने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर उनका कहना क्या था, उनका आर्गुमेंट ये था कि कोई भी दुनिया का देश होता है वो बहुसंख्यक आबादी के मंशा के अनुरूप चलता है। जो बहुसंख्यक आबादी जो भारत में हिंदुओं की है, बहुसंख्यक आबादी जैसा चाहती है देश को उसी दिशा में ले जाया जाता है, वैसा ही काम करते हैं। नेता लोग भी वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही कानून बनाए जाते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आज की बहुसंख्यक आबादी, हिंदू आबादी कुछ चाहती है तो, और अगर उस पर आगे काम किया जाए। उसमें यूसीसी जैसे विषय भी थे, उसमें और भी विषय थे कि भाई पर्सनल लॉस किसी समुदाय के आज होने चाहिए हिंदुस्तान जैसे देश में या नहीं होने चाहिए। फिर कुछ उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को लेकर आपत्ति की गई है। तो मैं प्रदीप सिंह जी से चाहूंगा, सर बड़ा ट्रिकी मामला है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में इसको रखें कि क्यों आज जस्टिस यादव के खिलाफ इतनी जनता खड़ी हुई है, हमारे नेताओं की पूरी जमात उनके खिलाफ खड़ी हुई है, और एक योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी हैं जो खुलकर उनका पक्ष भी ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं क्या गलत कह दिया उन्होंने, और कोई आदमी अगर सच बोलेगा तो सब लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, उनके पीछे उनके लिए महाभियोग लाने की कोशिश करेंगे। नहीं, जो लोग खिलाफ बोल रहे हैं उनको आप पहचान सकते हैं। पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 77 साल से देख लीजिए। वो एक कुनबा है जो इस तरह से जब भी सनातन की बात होगी, जब भी आप हिंदुओं की बात करेंगे, जब भी आप इस देश की संस्कृति के बारे में बोलेंगे तो आप पर अटैक होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इसकी बात नहीं होनी चाहिए। कोशिश उन्होंने की पिछले 77 साल से, उससे पहले से कर रहे हैं, आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, कोशिश की कि आप अपनी संस्कृति पर शर्म कीजिए, गर्व मत कीजिए। अगर आप गर्व करने की बात करते हैं तो इसका मतलब आप सांप्रदायिक हैं, आप विद्वेष की भावना पैदा करना चाहते हैं, आप समाज को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल दो जज सामने बैठे हुए हैं, ये लोग बताएंगे कि किसी सिटिंग जज को इस तरह की बात किसी निजी कार्यक्रम में बोलना चाहिए या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने जो बोला उसमें कुछ गलत नहीं बोला। सवाल केवल औचित्य का है कि जिस पद पर हैं उस पर रहते हुए, हालांकि उन्होंने अदालत में ये बात नहीं कही है, किसी जजमेंट में नहीं कही है, तो क्या निजी कार्यक्रम में अपने निजी विचार कोई जज व्यक्त कर सकता है कि नहीं, ये एक सवाल है। और लेकिन हम उस देश में हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज पहले जज
फिर राज्यसभा में जाते हैं, फिर लौटकर जज बन जाते हैं, फिर चीफ जस्टिस बन जाते हैं, फिर चुनाव लड़ने चले जाते हैं। एक जज तो ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन पहले, रिटायरमेंट से 4 दिन पहले उनको उड़ीसा का गवर्नर बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो अगर औचित्य की बात करेंगे तो सब पर बात करना पड़ेगा। ये सिलेक्टिव होना, देखिए आप अगर समानता के आधार पर सबके बारे में जो आपको लगता है कि ये गलत हो रहा बोल रहे हो, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप जब सिलेक्टिव हो जाते हैं, पिक एंड चूज करते हैं कि इनके खिलाफ बोलना है, इनके खिलाफ नहीं बोलना है, समस्या तब आती, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बचती, फिर आप पर लोगों को भरोसा नहीं होता, फिर लोगों की जो भी सुन रहा है उसके मन में सवाल उठता है कि जब ऐसा बोला गया तब आप कहां थे। तो आप कह रहे हैं कि मतलब आपको जो विपक्ष का रुख है इस पर, उस पर आश्चर्य नहीं है, बस इतना ही है कि इस बार आरोप एक जज नहीं जानता, उनके निशाने पर एक जज है इस बार। जो बात उन्होंने उठाई है भाई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होने का क्या मतलब है कि मतलब किसी धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। तो इसमें कोई मतलब संवैधानिक रूप से आप देखिए, कानूनी रूप से देखिए, और किसी भी दृष्टि से देखिए, गलत बात नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उनको पद पर रहते हुए ऐसा बोलना चाहिए था, ये एक सवाल है जी। हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, बात कर रहे हैं एक सिटिंग जज की, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसका संज्ञान लिया हुआ है और हमारे सामने 2 जज बैठे हुए हैं। कल कोलिजियम के सामने उनको पेश होना है, हमको पेश होना है। तो अब सर मैं तो आपके ऊपर छोड़, आपके रिमार्क्स, पहले ओपनिंग रिमार्क्स चलिए इस विषय पर। देखिए, प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बैकग्राउंड बताई है इस केस के लिए, और जजेस का जो बिहेवियर रहा है पास्ट में और उनके साथ क्या हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, उनका हमेशा से यूज़ होता आया है। जहाँ तक सवाल है इम्पीचमेंट का, दिस इज द यूनिक प्रोसीजर ऑफ द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल कम्बिनेशन एक्टिविज्म इज थ्रू ए कमेटी और ट्रिब्यूनल, that is known as the fact finding committee or fact finding tribunal. So this is the unique combination, and it is meant for very very serious offense. Okay, sir. If there, see the Warren Hastings in 1776 when Bengal was looted by him, the impeachment motion was moved in London Parliament because there is no written constitution, but in India we have the written constitution. So this is against the. So मैं बस एक दरखास्त करूं, अगर आप हिंदी में समझाएंगे तो ज्यादा लोग समझेंगे। This is the position of the कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर, जो कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन होल्डर हैं उनके खिलाफ ही इंपीचमेंट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो महाभियोग या इंपीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ आता है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए लोकपाल है, ठीक है, उनके जो भी है या अदर सर्वेंट्स हैं तो उनके लोकपाल है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हैं उनके खिलाफ ये इंपीचमेंट आ सकता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जो भी है उसमें कौन मूव कर सकता है सर इसको? इसको मूव करने के लिए कोई भी कर सकता है, उसके लिए 30 या 50 के करीब है, शायद उसका 30 है, हाँ 50 या 30 है, जो भी है एक फिगर है, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें साइन करते हैं। ओके, और वो अपने अध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्ष उसको एग्जामिन करता है, ये किसी भी हाउस में आ सकता है, लोअर हाउस में और अपर हाउस में, कहीं भी आ सकता है। और अगर उसमें वो चाहते हैं कि इसमें कुछ प्राइमा फेसाई केस बनता है तो वो एक कमेटी को रेफर कर सकते हैं, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। तो इसमें सर जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट कब इन्वॉल्व होता है? मतलब ठीक है, किसी ने होगा ही होगा, पार्लियामेंट में मूव कर दिया किसी ने, हाँ, अब इसके बाद पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट अपना पैरेलल अपना वो करता है, उसके जांच इंक्वायरी करता है, वो उस इंक्वायरी करता है और उसके वो भी समझता है तो कमेटी बना सकते हैं। नहीं, लेकिन वो जज उनको मतलब इम्पीच किया जाएगा, हटाया जाएगा पद से, ये फैसला किसका है? ये तो पार्लियामेंट का फैसला है, 2/3 मेजोरिटी से डिसाइड होगा पार्लियामेंट में, बाय 2/3 मेजोरिटी से। अच्छा। और 2/3 मेजोरिटी अब है नहीं, ऑपोजिशन के पास तो नहीं है, ये तो सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी में नहीं है, तो ड्रामा ही हो रहा है। अच्छा, तो जस्टिस यादव के खिलाफ होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा हो रहा है। और ये प्रेशर टैक्टिस है जजेस के ऊपर, जो अक्सर होती है, जो वकील वहां काम करते हैं उनके एक लॉबी बनी होती है, और ये जो इंपीचमेंट मोशन लाए ये भी किसी वकीलों के थ्रू आया होगा, तो एक प्रेशर बनाने की कोशिश। सिब्बल साहब लाए ना सर, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, हाँ, तो ये प्रेशर बनाने की कोशिश होती है। जो छुट भैया वकील हैं, जैसे हाई कोर्ट में भी हैं, वहां भी आप देखेंगे वो भी प्रेशर बनाते हैं जजेस के ऊपर, नहीं बनाते तो उनके खिलाफ स्ट्राइक कराने की कोशिश करते हैं। ये तो आपने प्रक्रिया बताई, मैं अब अच्छा यूनिकली इस केस की बात केस में कमिंग इन दिस केस में आ रहा हूँ। यहाँ जो ये है शेखर यादव हैं, इन्होंने एक नॉन जुडिशियल साइड में, जुडिशियल साइड में नहीं, नॉन जुडिशियल साइड में इन्होंने जो है एक भाषण दिया, जो कि कंडक्टेड बाय द वीएचपी जी, जो था। इससे पता लगता है कि वीएचपी की उनकी आइडियोलॉजी होगी, तभी तो वो गए हैं। मुझे कोई जमायत इस्लाम में तो बुलाएगा नहीं,
जब मेरी आइडियोलॉजी नहीं है जमायत इस्लामी की तो कोई जाएगा नहीं, मुझे तो वही बुलाएगा जहां मेरी आइडियोलॉजी होगी। तो उनकी आइडियोलॉजी तो पहले ही पता थी। और दूसरा ये है कि उनको बुलाया गया था और वो अपने पर्सनल ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे थे उसमें, और उन्होंने जो बात कही है वो 100% ट्रूथ है। फॉर एग्जाम्पल, प्रदीप जी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर दिया हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ दिया हुआ है कि आप ये करेंगे, और उसके लिए सरकार इतने सालों के बाद अब प्रयत्न कर रही है इसको लाने के लिए। तो ये तो पोजीशन है। और बाकी जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं उसमें क्या गलत कहा है, वो कोई गलत नहीं कहा। अच्छा, जहां तक आइडियोलॉजी का ये है, अब एक सवाल ये आएगा कि कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड चैलेंज होता है किसी कोर्ट में और ये शेखर जी के पास आता है, तो क्या पोजीशन बनेगी? लोग कहेंगे कि साहब ये बायस हो गए कि वो सिटिंग जज है, केस इनके पास आएगा, तो उसके लिए रेमेडी है। वो पार्टी कह सकती है कि भाई ये केस यहां से आप रिलीज कर दें, रिक्विजिट कर लें, वो खुद ही रिक्यूज कर लेंगे अपने आप को। और या चीफ जस्टिस को, अगर वो नहीं करते चीफ जस्टिस को लेटर लिख दें तो रोस्टर चेंज कर देंगे। मतलब सिंपल शब्दों में, कल को किसी को लगता है कि मुझे इन पे भरोसा नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट, तो वो चीफ जस्टिस को कह सकते हैं कि भाई कह देते हैं कि भाई हमें कोई और सुन ले हमारा मुकदमा, हमारा मुकदमा कोई और सुन ले, हमें आपसे नहीं कराना, या रिक्यूज कर दें, आपके क्यों नहीं सुनना आपको, क्यों आप फला फला केस में इस तरह से इन्वॉल्व रहे हैं, या आपकी ये ओपिनियन रही है। तो जज अपने आप को रिक्यूज कर लेता है। अगर वो नहीं कर पाता है, कुछ नहीं होता, चीफ जस्टिस के एप्लीकेशन लगा। इन्होंने तो चले एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तो कुछ कहा जिस पर विवाद है। हाँ, तो उसका जो रोस्टर है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हम ये क्यों, ये इतना बड़ा मामला है कि मतलब हमारे यहाँ तो चंद्रचूड़ साहब ने केवल प्रधानमंत्री को पूजा में बुला लिया। तो यहाँ तो अब इतना आसमान सर पे उठा लिया गया कि ये तो हमारे यहाँ तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन हो गया, आप दोनों लोग मिल गए। जो एग्रीड पार्टी है वो ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाने के लिए हमेशा स्वतंत्र है। तो अब जैसे वन लाइन आपने कहा, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। हाँ, प्रेशर टैक्टिक्स और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। प्रेशर टैक्टिक्स है और प्रेशर, ही इज एंटाइटल्ड टू हिज प्राइवेट ओपिनियन है। और कुछ जजेस का और कुछ एडवोकेट्स का, चाहे वो अपोजिशन के हो कुछ भी हो, उनका एक प्रेशर बनाने की कोशिश है कि जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। उनको काम तो कुछ है नहीं, चलो भाई ये एक मुद्दा मिल गया, इसको पकड़ के चल। जज भी इंसान है, उसकी कोई निजी राय होगी और वो व्यक्त कर सकता है। उसी पे आता हूं, जज कोई एनिमल तो है नहीं। आर्टिकल 21 उसको अवेलेबल है, लाइफ एंड लिबर्टी का, कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको अवेलेबल है। जब आप बोल सकते तो क्या उसको बोलने का अधिकार नहीं है प्राइवेटली? तो आप तो उसको मुंह पे पट्टी बांध के रखना चाहते हैं उसको क्या? तो उसने अपना व्यक्त किए, अपने पर्सनल कैपेसिटी में किए, प्राइवेट अफेयर में किए, कोई जुडिशियल कोर्ट में तो क्या नहीं। या आप तब भी कहते हैं अगर इनकी राय इसके 180 डिग्री उल्टी होती, अगर ये दूसरे पक्ष में खड़े होते तो भी होता। ओके, तो भी होता। ये तो उनका पर्सनली है ना। आर्टिकल 19 अवेलेबल है उनको। सर आपकी ओपिनियन सर? देखिए, जो जस्टिस सतीश चंद्रा साहब ने कहा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। इसमें पहली कंट्रोवर्सी क्या बनाई जा रही है कि उन्होंने वो फंक्शन क्यों अटेंड किया, तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम कब, तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। वो उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी, संवैधानिक अनिवार्यता, तो वो था उसका टॉपिक। उस पर वो बोलने गए। हिंदुइज्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट कहीं उसमें कह चुका है। तो अगर वो हिंदू उसमें मानते हैं और विश्व हिंदू परिषद के फंक्शन में जाते हैं एज ए प्राइवेट पर्सन, नॉट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, कोई कोर्ट में थोड़ी गए थे, न उन्होंने किसी ऑर्डर में ये चीज़ें लिख दी हैं, तो वो पूरी तरह, कोई जज भी समाज का ही अंग है, कोई रोबोट या कंप्यूटर तो है नहीं कि नहीं भाई वो सिर्फ घर जाएंगे और घर से आके यहाँ पे अदालत में काम करेंगे और जजमेंट डिलीवर कर देंगे, दैट्स ऑल। वो भी समाज के अंग है। तो इसमें कोई, मेरे हिसाब से तो कोई भी इसमें कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है। लोग इसको अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इसको उठा रहे हैं, उछाल रहे हैं। और आज क्या कहा जा रहा है भाई साहब, ये तो बिल्कुल हिंदुत्व की विचारधारा के निकले। तो भाई हमको इस पर एतराज नहीं है कोई अगर इस तरह से कह रहा। और जस्टिस शेखर यादव जो है, जो निजी कैपेसिटी में एक निजी कार्यक्रम में वो बात कह रहे हैं जो हमारा संविधान कह रहा है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। उन्होंने यूसीसी की हिमायत की। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू समाज है उसमें बहुत सारी कुरीतियां थीं, लेकिन उनको दूर करने के प्रयास हुए, ऐसे ही हर समाज को करना चाहिए। उन्होंने ये बात भी कही, कोई गलत नहीं है। फिर उन्होंने कुछ बताया भी कि देखिए महिलाओं के खिलाफ जो है वहां अभी भी दमन होता है, उसको दूर करने की जरूरत है, इसलिए हमको यूसीसी और इसकी कोशिश हो ही रही है।
ये 3 तलाक पर जो कानून आया इसी के तहत तो ज्यादा मुझे लगता है सर बवाल इस बात पे जो उन्होंने ये कहा ना कि भाई देश तो बहुसंख्यकों की मंशा के अनुरूप ही चलता है। मंशा शब्द उन्होंने नहीं है, भावना के अनुरूप भावना सॉरी, हाँ इस पर ज्यादा एतराज है सवाल कि आप मेजोरिटेरियनिज्म लाना तो आप चाहते क्या हैं, कहते हैं भीड़ कि तंत्र। बहुसंख्यकों की भावना को इग्नोर कर देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो किसकी भावना पर ध्यान देना चाहिए? बट उन्होंने- मैं और आप आर्ग्यू करते हैं नहीं ना, नहीं, दूसरी बात तो उन्होंने जो कही उसको भी कोट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि परिवार भी ऐसे ही चलता है, समाज भी ऐसे चलता है, और हमारी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वो भी ऐसे ही चलती है। ठीक है, मगर आप, मैं ये कह रहा हूं, एक तो वो जुडिशरी का हिस्सा है, दूसरा ये कि जो आरोप लगाया जा रहा है इसमें अगर उदाहरण दें, राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर का फैसला सबूतों पे आया ना फैसला। अब भारत की बहुसंख्यक आबादी चाहती है कि भैया राम मंदिर बनना चाहिए, फैसले से पहले अज्यूम कीजिए सब हिंदू आबादी चाहती है, करोड़ों लोग चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, तो वहां जज लोग मंदिर थोड़ी बनवा देते, अगर प्रमाण होते तो ही बना। तो किसी ने बनवाया क्या? किसी ने कहा कि ये हिंदू चाहते हैं इसलिए बन जाए? लेकिन हिंदू चाहते हैं इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप ये तो नहीं कह सकते कि हिंदुओं को ये अधिकार ही नहीं है कि वो चाहें कि मंदिर बने वहां। नहीं चाहे तो कोई भी चाहेगा इसमें क्या? हाँ, तो वही बात वो भी कह रहे हैं कि जो उनकी भावना है उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ इसलिए कि बहुसंख्यक ऐसा चाहते हैं इसलिए हम नहीं होने देंगे। तो इस सोच से बचने की जरूरत है। और सही बात है, सभी लोग कहते हैं कि भाई आज ये देश अगर सेकुलर है तो इसलिए कि यहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। दुनिया के बाकी देशों को उठा के देख लीजिए आप, कोई आप मुझे इस्लामिक देश बता दीजिए जहां सेकुलरिज्म नाम की चिड़िया रहती हो। तो जो सच्चाई है उससे कब तक भागेंगे? तो ये मानसिकता बनी हुई है हिंदू विरोध की, सनातन विरोध की है। अब हमारे यहाँ सर प्रॉब्लम ये है कि मतलब हम लोग बहुत ढक छुप के बात करने वाले लोगों में से रहे हैं भैया। जैसे हमने एक दिन प्रोग्राम किया कि योगी जी इतना खुल के विधानसभा में बोले, कोई नेता नहीं बोलता, तो यहाँ तो हम जज की बात कर रहे हैं। और मतलब यही था कि भाई जज तो जो बोलेगा उसको, मतलब वो चाहे जैसे आपने भी कहा भी वो जानवर नहीं इंसान ही है, उसकी भी अपनी राय होती है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ना सर, जब वो तो जो बोलेगा कोर्ट के अंदर ही बोलेगा, बाहर उसका कंडक्ट क्या है, वो किस कार्यक्रम में जा रहा है, हर चीज के ऊपर लेंस है, हर चीज के ऊपर। तो ये बंदिशें, इन्हीं बंदिशों में रहने की आदत मेरे ख्याल से थी, देखने की आदत थी कि आप एक ढर्रे के अलावा आप नहीं बात करते, एक फ्रेम में आपने, एक फ्रेम में, हाँ बस इसी के बीच में बोलिए जो बोलना है। देखिए, अगर हम उसको देखें ब्रिटिश राज के ज़माने में जी। उन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल किया और उन्होंने ये पर्सनल लॉज को बनाए रखा। जब ये संविधान सभा में डिस्कस हो रहा था 1948 में, तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करी थी, लेकिन वहाँ भी वो तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से वो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे जजमेंट में कहा कि ये डिज़ायरेबल है, बनना चाहिए, और उससे नुकसान किसको है? उससे सबको फायदा है। मैं आपको अब कुछ जो है सर इनके खिलाफ जो बयान जो खिलाफ में दिए गए और पक्ष में दिए गए जस्टिस यादव के, वो मैं आपको बताता हूँ। जी, असदुद्दीन ओवैसी ने ये लिखा है, बोला है, उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, एक जज का ऐसा भाषण देश की कॉलेजियम प्रणाली पर आरोप लगाता है और न्यायालयों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। न्यायालय की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनके ऐसा भाषण देने से। जी, उनके भाषण में कहीं कॉलेजियम का तो कोई जिक्र नहीं है, ना वो कॉलेजियम के मेंबर हैं। नहीं वो तो कॉलेजियम, ना वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज कॉलेजियम, आपके कॉलेजियम से ऐसा जज निकला। कॉलेजियम से तो वो तो गवर्नमेंट के अपॉइंट हो सकते थे। बृंदा करात सीपीएम की नेता हैं, वो ये कह रही हैं कि जस्टिस शेखर यादव के भाषण का भाषण नफरती भाषण था, ये संविधान पर हमला है, नफरती भाषण है। उसका कारण बताना चाहिए उनको कि क्या उन्होंने, फिर कह रहा हूं, ऐसी कोई बात बोली जो संविधान सम्मत नहीं है। किस आर्टिकल का वायलेशन किया है? और उसके अलावा क्या उन्होंने जो एज जज ओथ ली थी, क्या उसका ही उल्लंघन किया है? कहीं भी किसी ने ये बात नहीं या कही किसी है। आर्टिकल का वायलेशन किया हो तो बताएं आप। कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि हमने इम्पीचमेंट मोशन सबमिट कर दिया है, जब तक ये मोशन है तब तक उन्हें कोई काम अलॉट ना किया जाए। काम अलॉट करना तो देखिए चीफ जस्टिस का काम है, रोस्टर वो अलॉट करते हैं, उन्होंने रोस्टर चेंज किया है। और आप ये देखिएगा कि ये सारे ड्रामे के बाद उस जज के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर है, सौरभ जी, कितना जुडिशियल वर्क सफर कर रहा है उसका।
कितने दिन वो घर में बैठ के आराम से इसी टेंशन में रह रहा है। हाँ सर, आप सौरभ उसको भी जी, देखिए ना, जुडिशियल वर्क कितना इफेक्ट हो रहा है। पिछले कई सालों से, और खास तौर से मुझे लगता है कि वो तबका जो बहुत दिन से सत्ता का सुख नहीं भोग पा रहा है, वो एक नैरेटिव क्रिएट करता है, निगेटिव नैरेटिव। कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन है या पॉलिटिकल पर्सन है तो वो ऐसा क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा कि जब चंद्रचूड़ साहब थे CJI, तो एक उनको 600 लॉयर ने एक पत्र लिखा था, उसमें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे वो भी थे। तो उन्होंने भी यही बात उठाई थी कि भाई राजनीतिक लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए, या अपने निजी स्वार्थ के लिए, या अपने हक में फैसला लेने के लिए, या न्यायिक प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह के नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं। कृपया इससे बचा जाए जिससे कि जुडिशरी पर दबाव डालने वाले जुडिशियल फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ये है सांसद संजय सिंह साहब, आम आदमी पार्टी के। इन्होंने कहा देश सबका है और ये भारत के संविधान में लिखा है, कोई भी भारत के संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता। बीजेपी देश को बर्बाद कर देना चाहती है, फिर बीजेपी पर बोलो, फिर बोले किसी जज को ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये देश सिर्फ बहुसंख्यकों का है। ये उन्होंने कहीं ये नहीं कहा भी कि नहीं ये देश उन्होंने। सिर्फ बहुसंख्यकों का है। उन्होंने कहा बहुसंख्यकों डिसीजन की होगा। भावना का सम्मान ध्यान होना रखा चाहिए। जाना सम्मान होगा, सम्मान उसके खिलाफ उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन होगा। नहीं, बहुसंख्यक को क्या But not the courts. इनको कोर्ट्स बोलना है। कोर्ट्स बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का ना वो कोई नहीं देखता, वो वहां तो उन्होंने- मेरिट पे होता है काम। वहाँ कोर्ट में मेरिट पे merit होता है, merit उनके पे। सामने Purely कॉन्स्टिट्यूशन merit, के जो अलावा केस की कोई मेरिट है उस पर document डिसाइड होगा। कोर्ट की जो केस की मेरिट है उस पर डिसाइड होता है। अरे जज वोट भी तो देते हैं सर, क्यों नहीं देंगे? क्यों वोट नहीं देते तो मतलब कोई उनके कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी होगी। सौरभ जी, Naturally, naturally। एक चीज आपके देखिए, राष्ट्रपति निष्पक्ष हैं लेकिन वोट वो भी डालती हैं। एक चीज आप देखिए, भारत का जो संविधान का प्रेम्बिल है, प्रस्तावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसमें कहीं भी संप्रदाय या उसका कहीं जिक्र है? तो जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई बात करता है तो वो सबके लिए समान ही होगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा होगी, बहुत सारे उससे बदलाव आएंगे। और आर्टिकल 44 जो पार्ट 4 में है उसको कोई पढ़ेगा तो ये राज्य को निर्देशित किया गया है कि वो सबके लिए समान आचार संहिता समान कानून लाए। तो धर्म विशेष कानून अच्छा है या धर्मनिरपेक्ष कानून? आप प्रेम्बिल में तो चाहते हैं कि सेकुलर आ जाए, लेकिन अगर वो सेकुलर लॉ लाना चाहती है कोई गवर्नमेंट तो आप उसको अपोज करते हैं। ये वही नेहरूवादी सोच है। जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तब ये कहा गया था नेहरू जी से कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाते? तो उन्होंने कहा जब तक मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं होंगे, उनकी ओर से मांग नहीं होगी, तब तक हम जो है मुसलमानों के कानून से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रिविलेज क्लास। तो ये प्रिविलेज किस लिए? ऐसा क्या किया उन्होंने? 800 साल इस देश पर देश के ये तो लोगों को तुष्टिकरण गुलाम रखा है यही और तो। कुछ तो है नहीं। मैं आपको दो बयान बताता हूं जो जस्टिस यादव के समर्थन में आए हैं। हमने योगी आदित्यनाथ की बात की। योगी आदित्यनाथ ने तो ये कहा कि भाई कोई व्यक्ति जो है अगर वो देश में समान नागरिक कानून की बात करेगा तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है जस्टिस यादव का। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की शेखर यादव जी की टिप्पणी बिल्कुल सही है। तो वो भी अब मंत्री भी समर्थन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री समर्थन में भी हैं। भाई उनकी सरकार कॉमन सिविल कोड लाने जा रही, कानून बनाने जा रही है, तो वो उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? वो तो उससे सहमत है ही और लगातार मांग कर रहे हैं। और उनकी पार्टी, उनकी सरकार घोषणा कर चुकी है कि हम कमिटेड हैं कि हम ले आएंगे यूनिफॉर्म सिविल उसकी तो बात ही नहीं हो रही है सर। बात तो ये हो रही है कि मतलब जज साहब अपनी इज ही एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन और नॉट एंड टू से इट ओपनली। नहीं, कहीं लिखा है संविधान में कि जज जो है किसी निजी कार्यक्रम में अपनी निजी राय नहीं दे सकता? ये मतलब आपको लग रहा है कि आज का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जज भी निशाने पर आ गए हैं? उनको यूज किया जा रहा है, उनको विक्टिम करा जा रहा है। जज को तो आप ये सोचते हैं कि उसके मुंह पे पट्टी बांध दी जाए और वो कुछ ना बोलता रहे, उसके ऊपर चाहे आप और कितनी भी आपको चीज़ मालूम चला है दो। कि ये सब आरोप लगाएंगे तो वो जवाब नहीं देंगे। नहीं दे सकते, वो बोल इसका फायदा उठा रहे हैं। आज हम लोग सर सुनते थे कि दौर एक आया था कि जब कमिटेड जुडिशरी की बात होती थी कि भाई जज लोग जो हैं सरकार के एजेंडे के प्रति कमिटेड होने चाहिए। आपके फैसले ऐसे होने चाहिए। 1976 वाला मैंने इंदिरा उदाहरण गांधी जी इसीलिए के दिया था। इंदिरा गांधी जी के जमाने में 2 बार जब जो है सुपरसीड करके चीफ जस्टिस 73 और बनाए गए। 76 2 बार। 2 बार। अब ऐसा लग रहा है कि अब आइडियोलॉजिकली कमिटेड
जुडिशरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बहस नहीं, तो ये हो गई ideology तो हमारी। पता नहीं लगते वो कब चेंज हो जाए। हाँ। आज उसका जब एलिवेशन हो रहा है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बाद में चेंज हो जाए बाय वे ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ, तो क्या कह किस सकते हैं? तरीके के प्रेशर्स में रहना पड़ता है सर एक जज को? प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। देखिए कि जैसा आपने बताया कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाहर जाए, कुछ ना बोले, मुंह पे पट्टी बांध ले, अच्छा कुछ अन्याय हो रहा हो सड़क पर तो निकल जाए, क्यों विटनेस ना बनना पड़ जाए कहीं उसको, तो ये सारे के सारे प्रेशर तो रहते ही है। और उसकी एक एक जो जजमेंट की मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल, फुल स्टॉप, कोमा, उसका बतंगड़ बनाया जाता है कि इतना लिखना नहीं आता, जबकि उसने 200 पेज लिखे हैं। भाई 2-4 जगह मिस्टेक होंगी। आफ्टर ऑल ही इज आल्सो ए ह्यूमन बीइंग, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। कुछ जजों की कुछ एडवोकेट्स की लॉबी होती है हर हाई कोर्ट के अंदर है कि वो चाहते हैं कि जजमेंट हमारे फेवर में आए, जो हम कहें वही हो। कोई बाद में अगर रिटायरमेंट के बाद भी कोई जज एक पक्ष चुन लेता है तो फिर उसके सारे करियर पर एक शक की निगाह से देखा जाने लगता है। नहीं, इस पर उससे बहुत कुछ समय होना से नहीं है। बहस हो रही है कि जो है ये नहीं होना चाहिए, या एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, या पोस्ट रिटायरमेंट कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास एक जो है योग्य व्यक्ति है, उसकी सर्विसेज का इस्तेमाल अगर कहीं हो सकता है तो उसमें बुराई क्या है, लेकिन ये इंडिविजुअल का फैसला है। कभी सरकारों जो मैं आपसे क्योंकि सरकारें कई बहुत सारे मामलों में पार्टी होती हैं, कभी सरकार के खिलाफ काम चल रहा है या सरकार रिस्पोंडेंट होती है, सरकार के मुकदमे सुनने पर कोई खास प्रेशर होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब भी कोर्ट के अंदर कोई केस होगा वो तो मेरिट पे डिसाइड होगा, क्या मेरिट है उस केस की, तभी वो डिसाइड करे। कोई जज की पर्सनल ओपिनियन उसमें काम नहीं करती। अगर देखिए, आपसे एविडेंस एक्ट के अंदर भी देखें कि मुझे पता है कि ये आदमी चोर है और उसका केस मेरे सामने है, तो मैं चोर मान के उसको डिसाइड नहीं कर सकता। मैं उसको डिसाइड करूंगा मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा आइडियोलॉजिकल लीनिंग की हुई, तो अब जैसे राम मंदिर का निर्णय आया, अभी से ओबीसी साहब का मैंने उदाहरण दिया था, वो आज तक नहीं मानते उस फैसले को। वही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, ठीक है, उन्होंने अपनी समझ से दे दिया। दो बातें, एक तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफैलिबल, ऐसा नहीं, ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट है तो वो सच ही होगा या ठीक ही होगा, गलत भी हो सकता है, उनका ऐसा कहना है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये फैसला तो सबूतों पे है ही नहीं, ये तो आपने वही हिंदुओं को खुश करने के लिए, मेजॉरिटी की ऐसा कुछ नहीं, अगर उनको ज्यादा दिक्कत थी तो रिव्यू पिटीशन लगा देते, उसके रिव्यू कैविट डाल देते। हालांकि उसमें से एक जज मुस्लिम भी थे, बिल्कुल थे फैसला देने वालों में, और और वो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सर्वसम्मति का फैसला देखिए, था। अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देंगे तो उनकी पॉलिटिकल दुकान नहीं चल पाएगी। उनको तो अपने पॉलिटिकल काम करना ही करना है। बाकी बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो उनको अपनी पॉलिटिक्स चलानी है। वो मान लें कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, तो फिर अपने अपने जो अपना वोट बैंक जो आपका समर्थक गया। है, दूसरे हाँ, वो अगर वोट बैंक सब निकल के आप खा अगर, रहे हैं। अगर सब लोग ये कहने लगे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेंगे, तो देश में कानून का राज कैसे चलेगा? ये जो सर्वे के आदेश हुए, अब संभल में सर्वे का आदेश हो गया, अजमेर में मामला जो है वो जज साहब ने सुनने के लिए मंजूर कर लिया। अब इस पर एक स्टेटमेंट आई थी मेरे ख्याल से रामगोपाल यादव जी की, कि ये छोटे छोटे जज देश में आग लगा देंगे। अब जज छोटा कौन है, बड़ा कौन है, हर जज के इसका सामने निर्णय- केस होता है, उस केस का जजमेंट को देखता है, उसका मालिक है, उसको जजमेंट लिखाना है। ही इज आंसरेबल टू हायर कोर्ट्स, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर हायर कोर्ट्स। उसका जजमेंट चैलेंज अरे होता है। हर नेता जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसे गिना रहा है जैसे उसी को मालूम है और जज को नहीं मालूम, जो सुन रहा है कि देश में उसको नहीं मालूम देश में कि प्लेसेस उसमें ऑफ वर्शिप exception भी एक्ट है। है, उसके अंदर एक्सेप्शन भी है। हाँ, जो उनका सर्वे ऑफ कहना इंडिया तो के ये- हैं उसमें हाँ, बट वो कहते हैं ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आप जज होकर के कैसे अलाउ कर सकते हो उसको, आप सुन कैसे सकते हो इस मुकदमे को? पहली बात तो ये है कि उसी में लिखा है, उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, कि एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो इससे उस पर लागू नहीं exempt होगा। हैं, उन पर लागू नहीं होगा। और राम जन्मभूमि पे लागू नहीं होगा। दो एक्सेप्शन दिए हुए हैं। नहीं, केवल संभल की बात नहीं है ना, इससे पहले ज्ञानवापी वाराणसी वाला सुना गया, दूसरा उसी जजमेंट में कहा मथुरा गया- मथुरा वाला एक्सेप्ट जो हो गया है। क्या जस्टिस दिक्कत है? चंद्रचूड़ ने किया कि भाई आप पहले स्वरूप उसका तय करेंगे, ये क्या था, तब ना ये तय करेंगे कि बदलेगा नहीं बदलेगा। सर मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर भी नेता जो हैं शक मंशा पर कर रहे हैं, नियत पर कर वो रहे हैं, उनको जिसलिए अपनी कि वोट उनकी बैंक तो का व्यू- हक है इसको जी। सूट नहीं कि करता। आप देश में इसके खिलाफ एक कानून हो जो इसको वर्जित करता है, उसके होते हुए आप सुन रहे हो, इसका मतलब आपका दिल कहीं और नहीं, है। नहीं, वो वोट बैंक को खुश करने के लिए बोलते हैं, अपनी अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए बोलते हैं। हर चीज का एक मुद्दा बनाना है। जितनी अदालतों में ये मामले सुने गए, धार्मिक स्थलों के अलग अलग, अजमेर, वाराणसी, मथुरा, संभल, द जुडिशरी वाज वेल विद इन इट्स राइट्स कि वो सुनती उनको। नंबर एक बात, अगर कहीं
इस पे डिस्प्यूट भी हो तो वहाँ हायरार्की है कोर्ट्स की कि एक्स को पावर थी कि नहीं थी, वाई को ही पावर है। तो इसमें उसकी भाई ज्ञान नियत माफी का केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक आया कि उसकी नहीं? नियत पे शंका की क्या देखिए, जरूरत है? जहाँ आप तक अपना सवाल- लीगल रेमेडी सीख करिए। मैं बताता हूँ, जहाँ तक सवाल है, सूट फाइल करना तो फंडामेंटल राइट है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। आप कोर्ट में हैं, मैं लेकर आ रहा हूँ याचिका, तो आपको तो एडमिट करनी पड़ेगी, सूट है, उसको रिट पिटीशन तो है नहीं कि जो आप डिसमिस कर देंगे। सूट में तो राइट है, वो तो मेरिट पे डिसाइड होगा। उसमें अगर स्टे देना है तो ऑर्डर 39 रूल 1 के अंदर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो वो तो आपको सुनना ही पड़ेगा और मेरिट पे डिसाइड होगा। अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ या आप जाते हैं सूट के अंदर, तो उसका तो आपका राइट बनता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? डिसाइड होता रहेगा मेरिट पर, और मेरिट पे डिसाइड होगा। उसके बाद कोर्ट है, बहुत सारी ऊपर हायरार्की है। चाहे आपको इसको खारिज भी करना है, खारिज भी करना, उसको एडमिट तो करना एडमिट तो पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एडमिट तो करना ही पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा ही। उसको एडमिट करके सुनना तो पड़ेगा ही, मेरिट पर उसको लिखाना पड़ेगा। और मेरे जजमेंट से या किसी के जजमेंट से अगर कोई एग्रीव्ड है तो उसको रेमेडी अवेलेबल है। ठीक बात है। भाई जिसको भी एतराज है कि आपको नहीं सुना, आप इसको नहीं सुन सकते थे, तो आप ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, वहां से कर लो उसमें। आप बताइए, संभल के मामले में आज तक मस्जिद कमेटी क्यों नहीं गई हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, आज तक नहीं गई। आज तक नहीं गई। कोई केस नहीं है उनका। उनको भी मालूम है कि हमारे पास कुछ है नहीं, कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो इसलिए वो जा नहीं रहे। सर, ये जितने बयान अब जज साहब के खिलाफ दिए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल बयान दिए जा रहे हैं, इनके खिलाफ क्या मतलब कभी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या आपको लगता है होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ गया। बोलो जो बोलना है। हाँ, बोलने अपने की रिएक्शन आजादी है। देना है। उन्होंने कोई चार्ज तो नहीं कहा कि भाई उसने रिश्वत ली है या उसने वो किया है, कंडक्ट किया है। ये कुछ ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो उसमें डिफेमेशन का केस बनता हो। दिस इज जस्ट ओपिनियन। हाँ, उनकी ओपिनियन है, लेकिन ओपिनियन है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, उसमें एक्सप्रेशन ऑफ। वो ओपिनियन चाहिए कहती हो कि आप जो कह रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है। अगर वो ये कहते हैं कि जज ने ये किया, रिश्वत ली, या उसने ये किया, या मिसकंडक्ट किया, या बायस था, या कुछ था, तो फिर उसके बाद बनते उसको, या गाली गलौज करते। अब नेता लोग जजेस को जज कर रहे हैं, हमारी एक सीमा है, हम वहीं तक उस पर बहस भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग खुद जुडिशरी, मैं तो कहूंगा जुडिशरी हैं या रहे हैं, जुडिशरी का हिस्सा हैं, आप भारत की जुडिशरी को लेकर के क्या आपकी राय, जो दर्शकों को आप कहना चाहेंगे? क्योंकि सर, जहां अदालत आती है वहां विश्वास आ जाता है, वो विश्वास कभी नहीं डिगना चाहिए, ना कमजोर होना चाहिए। देखिए, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका को मानते हैं लोग बाग। जी। जब भोपाल के अंदर ट्रेजिडी केस हुआ था, गैस ट्रेजिडी केस हुआ था, वहाँ के उच्च न्यायालय ने, अमेरिका के, अप्रिशिएट किया था इंडियन जुडिशरी को, और वहाँ जब केस फाइल हुआ तो उसको यहाँ ट्रांसफर करा दिया। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? अमेरिका में फेल केस हुआ था, उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया कि भाई भारत ही जाओ, वही करेगा, वहाँ की जुडिशरी बहुत अच्छी है और ठीक करेगा, वही कंपनसेशन डिसाइड करेगा। अब इससे बड़ा क्या चीज़ हो सकती है? वो 77 साल में सौरभ जी, आप तो देख ही रहे हैं कि मतलब अभी भी देश की जनता की विश्वास और आस्था है। उसी आस्था को कमजोर करने के लिए जो आप किया जा रहा है, स्टेटमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज और मेरे बीच में, आपके बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो ये कहेंगे देख लूंगा अदालत में। तो ये एक फेथ है ना आदमी का, आम आदमी का फेथ है। मतलब सारी कमियों के बावजूद। ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा, कुछ भी हो जाए कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, अदालत में देखेंगे तुमको। तो इस तो ये समय एक जो faith माहौल है, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सबकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दें। ये उसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है। जैसे पहले इलेक्शन कमीशन हुआ, उसके अलावा जो है जो भी है, मतलब आप सीएजी की बात कर लीजिए, हाँ, CAG, आप विजिलेंस कमीशन की बात कर लीजिए, किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं है हमको। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा चुके हैं, तो सबको डिस्क्रेडिट कर दो। इवन वाइस प्रेसिडेंट पे उठा दिया है, राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर। कह रहे आज का कार्यक्रम बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कंडक्ट करना। प्रदीप जी ने मेरा साथ दिया, तो क्योंकि नेविगेट करना बड़ा मुश्किल है सर, टफ, मतलब इल्जाम जो है एक जुडिशरी के हिस्से पर लग रहा है, आरोप लगाने वाले भी बड़े बड़े तीरंदाज हैं। तो आप देखिए, और आपके सामने जिन लोगों ने अपनी राय रखी है, क्या था 40 साल की सर्विस, 40 साल तो मुझे लगता है ज़्यादा की होगी। तो वो अपने पूरे अनुभव से आपको बता रहे हैं, और अंत में जो उन्होंने दोनों ने वाक्य कहे हैं वो बहुत, मुझे लगता है ऑपरेटिव पार्ट, जैसे जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट होता है ना, ऐसे इस प्रोग्राम का ऑपरेटिव पार्ट ये है। आज भी आपका कोई झगड़ा होगा, आप यही कहेंगे कि मैं तुझे अदालत में देख लूंगा, सामने वाले को ये फेथ है, ये भरोसा है और वो कायम है। ये तो मामले
चलते रहते हैं बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।